हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसी तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे थ्योरी सेक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें दिखाएंगे, ताकि जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तंतुओं के वर्गीकरण को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको कॉमन रहेंगे, जो कि आप हर जगह देखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि रेयरली एग्जाम में जो अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि जैसे लगता है कि इनको कभी देखा ही नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन का भी कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जो अलग से कुछ अलग से जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, बट जो अलग से आते हैं उनको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तंतुओं का वर्गीकरण। सभी को पता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम, सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम। कब बनाया गया? वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब बनाया गया? तो 3 मार्च 1960 में संयुक्त राज्य कांग्रेस ने इसे बनाया था। अब ASTM का पूर्ण रूप बताइए। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ASTM का पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। सर्वप्रथम प्राकृतिक तंतु कौन सा है? तो सबसे पहला प्राकृतिक तंतु हमारा रेशम है। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन है? बात यहाँ पर देखिए संश्लेषित आ गई। अगर बात संश्लेषण की आ जाती है तो सबसे पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है, जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा होता है? तो रेयॉन है। अगर केवल पूछा जाए कि सर्वप्रथम मानव ने कौन सा रेशे का निर्माण किया, तो वो रेयॉन है, क्योंकि इसका बेस क्या है? सेल्यूलोज है। लेकिन अगर बात संश्लेषण की हो जाए तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है? पूरा प्रोसेस केमिकल बेस्ड हो जाता है। तो सबसे पहला मानव द्वारा निर्मित रासायनिक या संश्लेषित रेशा नायलॉन है, जबकि सर्वप्रथम मानव द्वारा निर्मित केवल रेशा पूछा जाए तो वो है रेयॉन। दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क याद रखिएगा। आगे देखते हैं, धागे की विशेषताएं किस पर निर्धारित होती हैं? तो धागे की विशेषताएं कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो उसकी लंबाई, उसकी आकृति, ऐठन और रासायनिक विशेषताओं पर। बात करते हैं प्राकृतिक तंतु की। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु, प्राणिज तंतु और खनिज तंतु, 3 तरह के प्राकृतिक तंतु होते हैं। तो सबसे पहले वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु और उनके सोर्स देख लेते हैं कि यहाँ ये किससे हमें मिलते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में है, ताकि आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा मिल जाए। सूत हमें कैसे मिलता है? तो सूत यानी कि कपास हमें कपास के गुच्छे से मिलता है। कैसा रेशा है ये? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मतलब कार्बोज प्रधान रेशा है। आप समझ लीजिएगा कि कार्बोज जितने भी हैं इस तरीके के रेशे जो सेल्यूलोजिक है, वो कार्बोज प्रधान रेशा है। लिनन है हमें फ्लेक्स के तने से मिलता है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, होम साइंस के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिनन हमें कैसे मिलता है, चाहे जिस तरीके से भी घुमा के पूछे, लेकिन पूछा जाता है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। जूट क्या है? तो जूट के तने से मिलता है, सेल्यूलोजिक है। हेम्प क्या है? हेम्प मिलता है एबाका के तने से। किससे? हेम्प या अबाका के तने से मिलता है, यह भी सेल्यूलोजिक रेशा है। सीसल कहाँ से मिलता है? तो अगावा की फली से, सेल्यूलोजिक रेशा है। कापोक हमें कापोक के वृक्ष से मिलता है, ठीक है। तो कापोक हमें बीज से मिलता है। तो यहाँ पर बीज से हमें कौन कौन से रेशे मिलते हैं? तो कपास और कापोक हमें बीज से मिलते हैं, सेल्यूलोजिक रेशा है। रेमी हमें चाइना के घास से मिलती है, सेल्यूलोजिक है। कॉयर हमें कोकोनट हस्क से मिलता है, ये भी सेल्यूलोजिक है। पिना आता है हमें पाइनएप्पल की पत्ती, यानी पत्ती से मिलने वाला रेशा कौन सा होता है? ये पिना होता है। तो ये भी क्या है? सेल्यूलोजिक है। कॉयर के बारे में एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए कि ये कोकोनट से हमें मिलता है। तो इसका यूज देखिए वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता। किसके लिए किया जाता है? तो आपका दरी हो गया, गलीचे हो गए, मैट हो गया, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। किसका? कोकोनट हस्क से बने रेशे का, यानी कि कॉयर का। कपड़े पहनने वाले वस्त्र में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अब प्राणिज तंतु देखिए, ऊन है। ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है, ऊंट से मिलता है। कैसा रेशा है? प्रोटीन प्रधान रेशा है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो किरेटिन, क्योंकि देखिए बालों में किरेटिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बालों में किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर कभी पूछ ले इस तरीके से तो किरेटिन मिलता है। तो रेशम के कीड़े से मिलता है, प्रोटीन प्रधान रेशा है। बाल
बाल यानी खरगोश का जो बाल होता है उससे, ये भी प्रोटीन प्रधान रेशा है। तो बालों से मिलने वाला रेशा क्या हो जाता है, प्रोटीन प्रधान हो जाता है। जबकि रेशम के कीड़े प्रोटीन प्रधान तो है, लेकिन इसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर बताएंगे आपको। रेशम के कीड़े से मिलता है, प्रोटीन प्रधान रेशा है, लेकिन कौन सा प्रोटीन मिलता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऊन हमें प्रोटीन से मिलता है, तो केराटिन है क्योंकि बाल है, ठीक है। और ये भी केराटिन है खरगोश के बाल से। तो जो भी बालों से पाया जाता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है केराटिन, लेकिन रेशम के कीड़े बाल से नहीं प्राप्त होते हैं, तो इनमें दूसरा प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग फटाफट इसको आंसर करिएगा। आगे देखते हैं, एस्बेस्टॉस हमें खनिज तत्वों से मिलता है, किससे मिलता है, चट्टानों से मिलता है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट से। आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा निर्मित रेशे। मानव द्वारा निर्मित रेशे देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो कृत्रिम, दूसरा संश्लेषित। यानी कि मानव द्वारा दोनों ही निर्मित है, लेकिन एक कृत्रिम हो जाता है और एक संश्लेषित। कहने का मतलब कृत्रिम रेशे जो होते हैं उनका बेस क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जबकि जो संश्लेषित यानी रासायनिक रेशे हैं उनका बेस हो जाता है पूरी तरीके से केमिकल पे आधारित होते हैं। तो कृत्रिम रेशे कौन कौन से, यहाँ पर तंतु के नाम और सोर्स और संगठन लिखे हुए हैं। तो कृत्रिम रेशा रेयॉन है, कपास के टुकड़े यानी कि सेल्यूलोजिक होता है। उसी तरीके से रेयॉन है, उसी में तीनों रेयॉन, तीन तरीके के रेयॉन, विस्कोस रेयॉन और जो तीन तरीके के रेयॉन है सब इसी में मेंशन है, ठीक है। उन कहाँ से मिलते हैं, तो कपास के टुकड़े या लुगदी से मिलते हैं, लकड़ी के लुगदी से, तो सेल्यूलोजिक हो जाते हैं। कृत्रिम रेशा एसीटेट हो जाता है, कपास के टुकड़े सेम टू सेम हो जाता है। उसी तरीके से कृत्रिम रेशा ट्राई एसीटेट, ये सब सेल्यूलोजिक रेशे हैं। देखिए एसीटेट और ट्राई एसीटेट, नाम देख के आप ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये रासायनिक रेशे, नहीं, ये सेल्यूलोजिक रेशे हैं, एसीटेट और ट्राई एसीटेट। बात कर लेते हैं संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। इसका संगठन क्या है, एलिफेटिक पॉलीएमाइड है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रसायन पर आधारित होता है। उसी तरीके से हमारा संश्लेषित रेशा दूसरा अरामिड, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर है, और इनका संगठन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर हम इसको शेयर कर लेंगे, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल सभी के लिए इजी हो जाते हैं वो क्वेश्चन आप देखिए आने बंद क्या कम हो गए हैं, और कंपटीशन ऐसे ही क्वेश्चन से क्रैक होता है। बाकी 40-50 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, वो सभी करते हैं, लेकिन असली कंपटीशन तो आखिरी के 10 क्वेश्चन में होता है ना, और यही 10 क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। बात कर लेते हैं कृत्रिम प्रोटीन तंतु। प्रोटीन तंतु तो सभी को पता है कि प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम प्रोटीन तंतु होते हैं वह कहाँ से, तो कृत्रिम प्रोटीन तंतु केसीन है। केसीन कहाँ से मिलता है, प्राणी जगत से मिलता है। कॉर्न विकारा है, कहाँ से मिलता है, वनस्पति जगत से मिलता है, ठीक है। तो ये कृत्रिम प्रोटीन तंतु हैं। आगे बढ़ते, कृत्रिम धातु तंतु कौन से होते हैं, तो देखिए चांदी, सोना, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, ये सब खनिज तंतु हैं, लेकिन ये मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए आर्टिफिशियल की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी तरीके से कृत्रिम खनिज तंतु कौन कौन से, तो कांच, सिरेमिक और ग्रेफाइट, मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए कृत्रिम खनिज तंतु की श्रेणी में इनको रखा गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, लंबाई की दृष्टि से तंतुओं को कितने रूपों में बांटा गया है। तो देखिए लंबाई की दृष्टि से तंतुओं को 3 रूप में बांटा गया। एक तो फिलामेंट तंतु हो जाता है, जो कि लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। स्टेपल तंतु छोटे तंतु आते हैं। रेशों की रस्सी, कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं, जब उनकी छटाई की जाती है, छटाई करने के बाद जब उनका एक समान किया जाता है, तो जो ये नीचे के जो टुकड़े बचते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं टो। जो ये टुकड़े बचते हैं नीचे के छोटे बड़े, तो इन्हीं को कहते हैं टो। तो इसे रेशों की रस्सी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, छोटे रेशों को किसमें मापा जाता है, तो छोटे रेशों को इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है, जबकि लंबे रेशों को मीटर में मापा जाता है। कितने इंच तक के रेशे छोटे माने जाते हैं, यानी हम कैसे निर्धारित करें कि ये छोटे रेशे हैं, एक मानदंड होगा ना कौन सा, तो देखिए इतने से 3/4 इंच से लेकर 18 इंच तक के रेशे स्टेपल तंतु की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। किन तंतुओं में दबाव सहने की क्षमता अधिक होती है, तो देखिए लंबे तंतुओं में दबाव सहने की क्षमता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि लंबे तंतुओं में देखिए गांठें नहीं होती हैं, और जो स्टेपल तंतु होते हैं उनको लंबा करने के लिए उनमें गांठें पड़ जाती हैं। गांठें पड़ने के कारण क्या हो जाता है, उनका दबाव सहने की क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, दबाव पड़ने पर वो कभी भी क्रैक हो जाता है, लेकिन जो एक रस होता है उसमें दबाव सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। कौन से तंतु नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं, तो महीन तंतु नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं। जितना फाइननेस होगा तंतु में, जितना फाइननेस होगा उतना ही वह नर्मपन और लचीलापन प्रदान करेगा। प्राकृतिक तंतुओं में महीनता को किससे यानी कि फाइननेस को, नेचुरल फाइबर में फाइननेस को किससे मापा जाता है, तो माइक्रोन में मापा जाता है।
1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1000 मिलीमीटर या 1/25,400 इंच के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ऊन की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए जनरल चीज़ें बताई गई हैं कि सामान्यतः ऊन की लंबाई कितनी होती है? तो 2 से 16 इंच तक सारे स्टेपल तंतु हैं। रेशम की लंबाई 600 से लेकर 1000 गज। ये स्टेपल नहीं है, एक अकेला रेशम ही है जो प्राकृतिक तंतु होते हुए भी क्या है? फिलामेंट है। सभी को पता है प्राकृतिक तंतु होते हुए भी फिलामेंट है। औसतन इसकी लंबाई होती है 600 से लेकर 1000 गज तक। कपास की लंबाई देखिए 0.5 से लेकर 2.5 इंच, 2.25 इंच या 2.5 इंच तक होती है। फ्लैक्स की लंबाई 12 से 20 इंच तक होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को किसमें मापा जाता है? तो डेनियर में मापा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया प्राकृतिक तंतुओं की महीनता को माइक्रोन में, जबकि मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को डेनियर में मापा जाता है। डेनियर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो 9000 मीटर धागे या तंतुओं के द्वारा डेनियर का मापन किया जाता है। ये अभी रिसेंटली ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिए देखा गया था। ठीक है, तो डेनियर का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे? तो 9000 मीटर धागे या तंतुओं के द्वारा डेनियर का निर्धारण किया जाता है। डेनियर में इकाई के लंबाई के वजन को किस में बताया जाता है? जो उसकी इकाई होती है लंबाई के वजन को किस में बताया जाता है? तो ग्राम में बताया जाता है। किसमें? ग्राम में। कपास तंतु का डायमीटर बताया। अब यहाँ पर देखिए सारे तंतुओं के डायमीटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो कपास तंतु का डायमीटर कितना होता है? तो 16 से लेकर 20 माइक्रोन, यानी फाइननेस उसकी महीनता कितनी होती है? तो 16 से 20 माइक्रोन। फ्लैक्स तंतु के डायमीटर होता है 12 से 16 माइक्रोन। ऊन का डायमीटर 10 से 50 माइक्रोन और सिल्क का डायमीटर हो जाता है 11 से 12 माइक्रोन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तंतुओं की लंबाई में बुनाई, झुकाव, ऐंठन और घुंघराले के रूप में संदर्भित करना क्या कहलाता है? तो क्रीप है। क्रीप क्या है? तंतुओं की बुनाई, झुकाव और ऐंठन और उनके घुंघरालेपन को जो है वो प्रदर्शित करता है। कौन? क्रीप। क्रीप उनकी क्वालिटीज बताता है। तो क्रीप कितने तरीके से होते हैं? तो क्रीप देखिए 3 प्रकार के। एक तो मैकेनिकल क्रीप हो गया, दूसरा फाइबर क्रीप। मैकेनिकल क्रीप का मतलब कि आपको इसमें रेशे में वह गुण आपको डालना पड़ता है, जबकि फाइबर क्रीप क्या कहलाता है कि यह तंतुओं में अपने आप ही उत्पन्न होता है। जैसे प्राकृतिक तंतुओं में ये सारे गुण क्या है? विद्यमान रहते हैं, जबकि क्या रसायन जो कि मानव निर्मित तंतु है उनमें यह यंत्र या रसायनों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो धागे या बुनाई क्रीप। तो इस तरीके से क्रीप कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के हो गए। आगे देखिए क्रीप से तंतुओं में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, यानी कि कौन कौन सी क्वालिटीज उनमें बढ़ जाती है? तो देखिए जुड़ने की क्षमता बढ़ती है, प्रतिस्कंदता बढ़ती है, घिसावट के प्रति अवरोधकता बढ़ती है, खिंचाव और गर्मी के गुण बढ़ते हैं अगर आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है। कुछ तंतुओं में, प्राकृतिक तंतुओं में ये जो है गुण विद्यमान रहते हैं अपने आप ही। किस तंतु में क्रीप प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो कपास और ऊन में क्रीप का गुण जो है वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्रीप का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक तंतु के कितने भाग होते हैं? तो जो प्राकृतिक ये तंतु हो गया, इसके अब आप जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके कितने पार्ट में होते हैं? तो देखिए 3 पार्ट में होते हैं। एक तो क्यूटिकल या त्वचा हो जाता है, आंतरिक क्षेत्र हो जाता है और केंद्रीय नलिका जो कि खोखली रहती है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक तंतु है जिनमें तीनों भाग नहीं पाए जाते? तो देखिए रेशम में तीनों भाग नहीं पाए जाते, उनमें केवल बाहरी त्वचा और अंदर का ठोस पदार्थ पाया जाता है रेशम का। ठीक है, रेशम है तो प्राकृतिक तंतु, लेकिन क्वालिटी इसकी पूरी आर्टिफिशियल तंतु की है। आप ये जानिएगा मानव निर्मित तंतुओं के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। एक तो त्वचा हो जाती है, दूसरा ठोस भाग हो जाता है। तंतु के टूटने की क्षमता यानी ब्रेकिंग टेंसिटी किससे संबंधित होती है? टेंसिटी का संबंध आपके वस्त्र की मजबूती से होती है। टेंसिटी किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? तो टेंसिटी को ग्राम प्रति डेनियर में अभिव्यक्त किया जाता है। तंतुओं पर दबाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी अगर तंतु को खींचेंगे और छोड़ने पर वापस आ जाती है तो क्या कहलाती है? तो लोच मेहता का गुण कहलाता है, यानी इलास्टिसिटी कहलाती है। आगे देखते हैं। लोच मेहता की विशेषता से वस्त्र में कौन सा गुण बढ़ता है? तो प्रतिस्कंदता का गुण बढ़ता है। तंतु में दबाव सहने की क्षमता किससे बढ़ती है? तो लोच मेहता से तंतु में दबाव सहने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि जितना फ्लेक्सिबल होगा तंतु, दबाव सहने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्रैक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वह क्या होगा? क्रैक नहीं होगा। चलिए फिर खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक्सटाइल से रिलेटेड ऐसे ही पॉइंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सेशन कैसा लगेगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।